नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लिस विथ रवि में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो पार्ट 6 में हम क्वेश्चन नंबर 310 से 403 तक के प्रश्न हल किए थे। आज के पार्ट 7 में हम क्वेश्चन नंबर 400 लेकर जहां तक संभव हो वहां तक हम MCQ हल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। MCQ शुरू करने से पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि ये सारे MCQ हम अमित किशोर के 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव MCQ वाले बुक से करवा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, CC के किस संस्करण से सभी श्रेणियों को जोड़ने के लिए अलग अलग चिन्ह का प्रयोग किया? कोलोन क्लासिफिकेशन से सभी श्रेणियों को जोड़ने के लिए अलग अलग चिन्ह का प्रयोग किया गया। इसका सही आंसर है चौथे संस्करण से। CC के किस संस्करण से पीमेस्ट का प्रयोग किया गया? कोलोन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण से पीमेस्ट का प्रयोग किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है चौथे संस्करण से। क्वेश्चन नंबर 406, रंगनाथन साहब द्वारा फेसेट सीक्वेंस के लिए चार सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, जिनमें से कौन कौन से हैं? इनमें से सभी हैं ऑप्शन नंबर डी। क्या क्या हैं देखते हैं। चित्र दीवार सिद्धांत, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल्स, पूर्ण अंग सिद्धांत, होल ऑर्गन प्रिंसिपल्स, गाय बछड़ा सिद्धांत, कॉक ऑफ प्रिंसिपल्स। ये सभी फेसेट सीक्वेंस के लिए चार सिद्धांत रंगनाथन साहब द्वारा प्रतिपादन किया गया। क्वेश्चन नंबर 407, कोलोन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण से दशा संबंधों का प्रयोग किया गया? कोलोन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण से दशा संबंधों का प्रयोग किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5वें संस्करण से। क्वेश्चन नंबर 408, कोलोन क्लासिफिकेशन के 6ठे संस्करण में कितने तरह के दशा संबंधों का वर्णन था? CC के 6ठे संस्करण में कितने तरह के फेसेट रिलेशन का वर्णन था? 408 का सही आंसर है 5 तरह के दशा संबंधों का वर्णन था। क्वेश्चन नंबर 409, कोलोन क्लासिफिकेशन के 7वें संस्करण में कितने तरह के दशा संबंधों का वर्णन था? कोलोन क्लासिफिकेशन के 7वें संस्करण में कितने तरह के दशा संबंधों का वर्णन है? इसका सही आंसर है 6 तरह का। ऊपर वाले प्रश्न में थे 6ठा संस्करण में 5 तरह के और 7वें संस्करण में 6 तरह के। क्वेश्चन नंबर 410, इनमें से किस योजक चिन्हों कनेक्टिंग सिंबल का प्रयोग कोलोन क्लासिफिकेशन में नहीं किया गया? इनमें से किस योजक चिन्ह यानी कनेक्टिंग सिंबल का प्रयोग कोलोन क्लासिफिकेशन में नहीं किया गया? तो कोमा का प्रयोग कोलोन क्लासिफिकेशन में कनेक्टिंग सिंबल के लिए प्रयोग नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 411, वर्गीकरण शोध समूह क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG कहाँ स्थापित है? क्वेश्चन नंबर 411, वर्गीकरण शोध समूह क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG कहाँ स्थापित है? इसका सही आंसर है लंदन, UK। क्वेश्चन नंबर 412, CRG ग्रुप क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेरेक ऑस्टिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 413, वर्गीकरण शोध समूह क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG किस वर्ष स्थापित किया गया? CRG किस वर्ष स्थापित किया गया? 1952 में ऑप्शन नंबर ए, 1952 में CRG ग्रुप को स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कोलोन क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप किससे संबंधित है? कोलोन रिसर्च ग्रुप CRG ग्रुप किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है वर्गीकरण। ऑप्शन ए क्लासिफिकेशन के लिए।
क्वेश्चन नंबर 415, पुस्तकालय वर्गीकारों ने ज्ञान एवं विषय जगत की संरचना को कई तरह से स्पष्ट किया है। उन आधारों पर हम विषय जगत की संरचना को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किस भागों में बांट सकते हैं? द्विविभाजन में, 10 विभाजन में एवं बहुविभाजन में। डाइकोटोमी, डेकाटोमी एवं पॉलीकोटोमी। क्वेश्चन नंबर 416, विषय के निर्माण के व्यवस्थित अध्ययन का प्रयास सर्वप्रथम डॉक्टर रंगनाथन द्वारा किस ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्होंने विषय निर्माण की इन 4 पद्धतियों का जिक्र किया था? पहला है शिथिल समुच्चय, लूज असेंबलेज, पटलीकरण, लेमिनेशन, विच्छेदन, डिसेक्शन एवं अनाच्छादन, डिनोडेशन। इसका सही आंसर है 1950 में ये सभी विषय निर्माण का 4 पद्धतियों का जिक्र किया था 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 417, रंगनाथन साहब द्वारा 2 अन्य विधि आसवन डिस्टिलेशन और विलियन फ्यूजन का निर्माण किया गया था किस ईस्वी में? 1960 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। 1960 ईस्वी में डिस्टिलेशन एवं फ्यूजन का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 418, नील मैगनन महोदय ने इसे कुछ संशोधनों और परिवर्तनों के साथ इसे किस वर्ष पुनर्गठित किया गया था? इसका सही आंसर है 1973 में पुनर्गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 419, अंग्रेजी शब्द लेमिनेशन की उत्पत्ति लैटिन शब्द किस शब्द से हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेमिनी। ऑप्शन बी, लेमिनी। स्पेलिंग ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 420 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 420, डीडीसी की तालिकाओं की सूचियों का मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। T1 हो जाएगा स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, T2 हो जाएगा जोग्राफिक एरियाज, हिस्टोरिकल पीरियड्स, बायोग्राफी, T3 हो जाएगा सब डिविजन्स फॉर द आर्ट्स, फॉर इंडिविजुअल लिटरेचर्स, फॉर स्पेसिफिक लिटरेचर फॉरम्स, T4 हो जाएगा सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज एंड लैंग्वेज फैमिलीज। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 421 देखेंगे। यूडीसी में कितना तरह के ऑक्सिलरीज का प्रयोग किया गया है? यूडीसी में कितने तरह के ऑक्सिलरीज का प्रयोग किया गया है? तो 2 तरह के ऑक्सिलरीज का प्रयोग किया गया है, कॉमन ऑक्सिलरीज एंड स्पेशल ऑक्सिलरीज। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 422, यूडीसी में इंडेक्स जो वास्तव में कंप्यूटर जनरेटेड है, इंडेक्स का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 422, यूडीसी में इंडेक्स जो वास्तव में कंप्यूटर जनरेटेड है, इंडेक्स का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है 1988, ऑप्शन नंबर बी। 1988 में इंडेक्स का प्रकाशन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 423, 5 मूलभूत पक्षों का अवधारणा का प्रयोग किया गया। 5 मूलभूत पक्षों का अवधारणा का प्रयोग किस में किया गया? इसका सही आंसर है कोलोन क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए, कोलोन क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 424, सीसी के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? सीसी के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1939। 1939 में द्वितीय संस्करण का प्रकाशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 425, कोलोन क्लासिफिकेशन के चौथे संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? कोलोन क्लासिफिकेशन के चौथे संस्करण का प्रकाशन
किस वर्ष हुआ? इसका आंसर है 1952 में इसका प्रकाशन हुआ। 7वें संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? क्वेश्चन नंबर 426। सीसी के 7वें संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर है 1987 में 7वें संस्करण का प्रयोग हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 427। सीसी के किस संस्करण में रिगिडली फेसेट पद्धति का अंतर्गत रखा जाता है? सीसी के किस संस्करण को रिगिडली फेसिटेड पद्धति के अंतर्गत रखा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में रखा जाता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 428। सीसी के किस संस्करण को फ्रीली फेसिटेड एनालिटिको सिंथेटिक पद्धति के अंतर्गत रखा जाता है? सीसी के किस संस्करण को फ्रीली फेसिटेड पद्धति के अंतर्गत रखा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी फ्रीली फेसिटेड को 4, 5 और 6 तीनों संस्करण में फ्रीली फेसिटेड को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 429। क्वेश्चन नंबर 429 देखेंगे। सीसी के किस संस्करण को फुल्ली फ्रीली फेसिटेड पद्धति के अंतर्गत रखा जाता है? सीसी के किस संस्करण को फुल्ली फ्रीली फेसिटेड पद्धति के अंतर्गत रखा जाता है? इसका सही आंसर है 7वां संस्करण को फुल्ली फ्रीली फेसिटेड पद्धति के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 430। सर्वप्रथम सीसी में पक्षों को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया गया? सर्वप्रथम कोलोन क्लासिफिकेशन में पक्षों को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलोन क्लासिफिकेशन। 431 नंबर। सीसी के किस संस्करण से 5 मूलभूत पक्षों को जोड़ने के लिए अलग अलग चिन्ह का प्रयोग किया गया? सीसी के किस संस्करण में 5 मूलभूत पक्षों को जोड़ने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया? इसका सही आंसर है फोर्थ संस्करण में 5 मूलभूत पक्षों को जोड़ने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 432। सीसी का 7वां संस्करण किसके द्वारा तैयार किया गया? सीसी का 7वां संस्करण किसके द्वारा तैयार किया गया? इसका सही आंसर है A.K. नीलमेगनन, M.A. गोपीनाथ, S.K. सीतारामा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। A.K. नीलमेगनन, M.A. गोपीनाथ, S.K. सीतारामा। इन तीनों के द्वारा सीसी का 7वां संस्करण तैयार किया गया। क्वेश्चन नंबर 433। सीसी में कॉमन आइसोलेट कितने प्रकार के होते हैं? कोलोन क्लासिफिकेशन में कॉमन आइसोलेट कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक ACI एंड दूसरा PCI। ऑप्शन नंबर ए, ACI एंड PCI। क्वेश्चन नंबर 434। पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? पुस्तकालय के वर्गीकरण के सिद्धांतों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? इसका सही आंसर है 2 भागों में, एक विवरणात्मक और दूसरा गतिमान। 2 भागों में विभक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 435। वर्गीकरण के विवरणात्मक सिद्धांतों के प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 435। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के विवरणात्मक सिद्धांतों डिस्क्रिप्टिव थ्योरम के प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। शेयर्स को, रिचर्डसन एंड बिलिस एंड ब्राउन, ये सभी को
प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 436, क्लासिफिकेशन के गतिमान सिद्धांतों के प्रतिपादन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है रंगनाथन। रंगनाथन ने गतिमान सिद्धांतों का प्रतिपादन दिया था। क्वेश्चन नंबर 437, रंगनाथन महोदय ने वर्गीकरण के गतिमान सिद्धांतों का प्रतिपादन अपनी किस पुस्तक में किया है? अपने किस पुस्तक में किया है? तो प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ऑप्शन नंबर ए। इस बुक में रंगनाथन महोदय ने वर्गीकरण के गतिमान सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 438, ऑक्टेव नोटेशन का प्रयोग किसमें किया गया है? ऑक्टेव नोटेशन का प्रयोग किसमें किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलन क्लासिफिकेशन में ऑक्टेव नोटेशन का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 439, सीसी के किस संस्करण में टाइम फैसेट के लिए डॉट के स्थान पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया गया? सीसी के किस संस्करण में टाइम फैसेट के लिए डॉट के स्थान पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है छठे संस्करण से, ऑप्शन नंबर ए, छठे संस्करण से शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 440, सर्वप्रथम अपनी पुस्तक कैनॉन्स ऑफ क्लासिफिकेशन में उपसूत्र यानी कैनॉन शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम अपनी पुस्तक कैनन ऑन क्लासिफिकेशन में उपसूत्र कैनन शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसका सही आंसर है शेयर्स ने, ऑप्शन नंबर ए, शेयर्स ने प्रयोग किया गया था। चलिए 441 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 441, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तृतीय संस्करण में रंगनाथन महोदय द्वारा वर्गीकरण के लिए कितने सूत्रों का निर्माण किया गया था? प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के थर्ड एडिशन में रंगनाथन महोदय द्वारा वर्गीकरण के लिए कितने सूत्रों यानी कितने कैनन का निर्माण किया था? इसका सही आंसर है 43, ऑप्शन नंबर ए, 43। क्वेश्चन नंबर 442 देखते हैं। वर्गीकरण के किस उपसूत्रों को कितने स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है? क्लासिफिकेशन के कैनन्स को कितने स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें से होगा आइडिया प्लान, वर्बल प्लान, नोटेशनल प्लान एंड बुक क्लासिफिकेशन। इतने सूत्रों में विभाजित हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 443, सूचियों का मिलान कीजिए। सूचियों का मिलान करते हैं। कैनन ऑफ आइडिया प्लान, इसका सही आंसर हो जाएगा कैनन ऑन आइडिया प्लान। इसमें हो जाएगा 15 कैनन्स। कैनन ऑन वर्बल प्लान्स, इसका हो जाएगा 4 कैनन्स। और सी नंबर कैनन ऑन नोटेशनल प्लान, इसमें 21 उपसूत्र होते हैं, 21 कैनन्स। और कैनन्स ऑफ बुक क्लासिफिकेशन में 3 कैनन्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए का 2 दोनों में है, बी का 4, बी का 3 है, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 444 देखते हैं। प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के तृतीय संस्करण में रंगनाथन ने कितने सहायक अनुक्रमों के सिद्धांतों का निर्माण किया था? इसका सही आंसर है 18।
क्वेश्चन नंबर 445, प्रोलीगुमेना टोलाबरी क्लासिफिकेशन के थर्ड एडिशन में रंगनाथन ने कितने फेसेट अनुक्रम के सिद्धांतों का निर्माण किया था? इसका सही आंसर है 4 फेसेट का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 446, प्रोलीगुमेना टोलाबरी क्लासिफिकेशन के तृतीय संस्करण में रंगनाथन ने कितने अवधारणाओं पोस्टुलेट्स का निर्माण किया था? इसका सही आंसर है 13 अवधारणाओं का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 447, सीसी में पीसीआई कितने प्रकार के होते हैं? सीसी में पीसीआई कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर है 2 प्रकार के, एनर्जी एंड पर्सनालिटी। ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी एंड पर्सनालिटी। क्वेश्चन नंबर 448, कौन से वर्गीकरण पद्धति में रिलेटिव इंडेक्स का प्रयोग किया गया? क्वेश्चन नंबर 448, कौन से वर्गीकरण पद्धति में रिलेटिव इंडेक्स का प्रयोग किया गया? इसका सही आंसर है डीडीसी में रिलेटिव इंडेक्स का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 449, वर्गीकरण शोध के लिए जाने जाने वाला संस्था कौन सा है? क्लासिफिकेशन रिसर्च के लिए जाना जाने वाला संस्था कौन सा है? इसका सही आंसर है ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी, एफआईडी, फीड, सीआरजी, डीआरटीसी, इसको ये सभी संस्था रिसर्च क्लासिफिकेशन के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 450 देखते हैं, 5 मूलभूत श्रेणियों का संक्षिप्त नाम क्या है? 5 मूलभूत श्रेणियों का संक्षिप्त नाम एक्रोनिम क्या है? इसका सही आंसर है पीमेस्ट। ये बीबीए क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे। 450, पीमेस्ट का 5 मूलभूत श्रेणियों का संक्षिप्त नाम पीमेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 451, पक्ष विश्लेषण फेसेट एनालिसिस का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? फेसेट एनालिसिस का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है रंगनाथन के द्वारा फेसेट एनालिसिस का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 452, पुस्तक व्यवस्थापन के लिए अपूपा पैटर्न के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पुस्तक मैनेजमेंट के लिए अपूपा पैटर्न के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर है रंगनाथन महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 453 देखते हैं, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण को स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण को स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर है मेलविल डेवी को आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 454, 2 या 2 से अधिक पक्षों फेसेट्स के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है इंटरफेसेट फेज रिलेशन। ऑप्शन नंबर ए, इंटरफेसेट फेज रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 455, एक ही पक्षों के 2 एकल आइसोलेट के बीच का संबंध क्या कहलाता है? एक ही पक्षों फेसेट्स के 2 एकल आइसोलेट्स के बीच का संबंध क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है इंटर एरे फेज रिलेशन। इंटर एरे फेज रिलेशन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 456, क्वेश्चन नंबर 456, सीसी के छठा संस्करण कितने भागों में विभक्त है? सीसी के छठा संस्करण कितने भागों में विभक्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 भागों में विभक्त है। 3 भागों में विभक्त है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 457, यूडीसी का प्रथम एमआरएफ संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? यूडीसी का प्रथम एमआरएफ संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? इसका सही आंसर है
1952। ऑप्शन नंबर ए 1952। क्वेश्चन नंबर 458। यूडीसी का अद्यतन एमआरएफ संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? यूडीसी का अद्यतन एमआरएफ संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? इसका सही आंसर है 2018। प्रथम संस्करण 1952 में और अद्यतन एमआरएफ संस्करण 2018 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 459। सीसी के छठा संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सीसी के छठा संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? इसका सही आंसर है 1960। ऑप्शन नंबर बी 1960 में। क्वेश्चन नंबर 460। क्वेश्चन नंबर 460। सीसी के छठा संस्करण का पुनर्मुद्रित रीप्रिंट संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सीसी के छठा संस्करण का पुनर्मुद्रित रीप्रिंट संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? इसका सही आंसर है 1963 में। ऑप्शन नंबर बी प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 461। सीसी का डेप्थ वर्जन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सीसी का डेप्थ वर्जन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2012 में डेप्थ वर्जन प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 462। सीसी का डेप्थ वर्जन किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? सीसी का डेप्थ वर्जन किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 463। किसने कहा था नोटेशन एज शॉर्ट हैंड साइन? किसने कहा था नोटेशन एज शॉर्ट हैंड साइन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ईची रिचर्डसन ने कहा था नोटेशन एज शॉर्ट हैंड साइन। क्वेश्चन नंबर 464। फोनिक शेड्यूल्स किस वर्गीकरण की विशेषता है? फोनिक शेड्यूल्स किस वर्गीकरण की विशेषता है? इसका सही आंसर है डीडीसी। डीडीसी वर्गीकरण की फोनिक शेड्यूल्स विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 465। कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी काटा प्लस लोगोज। काटा प्लस लोगोज। ऑप्शन नंबर बी काटा प्लस लोगोज। क्वेश्चन नंबर 466। कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका सही आंसर है ग्रीक भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर ए ग्रीक भाषा से हुई है। क्वेश्चन नंबर 467। पुस्तकालय संग्रह की कुंजी किसे कहा जाता है? पुस्तकालय संग्रह की कुंजी किसे कहा जाता है? तो पुस्तकालय सूची को पुस्तकालय संग्रह की कुंजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 468। पुस्तकालय सूची के उद्देश्यों को सर्वप्रथम 1876 ईस्वी में किसने सूचीबद्ध किया था? पुस्तकालय सूची के उद्देश्यों को सर्वप्रथम 1876 ईस्वी में किसने सूचीबद्ध किया था? इसका सही आंसर है चार्ल्स एमी कटर। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स एमी कटर। क्वेश्चन नंबर 469। बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसका सही आंसर है बिब्लियन। बिब्लियन से बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 470। बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका सही आंसर है ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुई है और बिब्लियन से शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 471। पुस्तकालय सूची और ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफी में क्या अंतर है? पुस्तकालय सूची और ग्रंथ सूची में क्या अंतर है? इसका सही आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है पुस्तकालय सूची किसी पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकालयों की सूची है, वहीं ग्रंथ सूची सामान्य पुस्तकों की सूची है। इसको फिर से पढ़ेंगे।
ग्रंथ सूची और पुस्तकालय सूची में यही अंतर है। पुस्तकालय सूची किसी पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकालयों की सूची है, वहीं ग्रंथ सूची सामान्य पुस्तकों की सूची है। वैसे यही अंतर है। क्वेश्चन नंबर 472, ब्रिटिश म्यूजियम कोड का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ब्रिटिश म्यूजियम कोड का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1841 में हुआ था। ब्रिटिश म्यूजियम कोड का प्रथम प्रकाशन 1841 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 473, ब्रिटिश म्यूजियम कोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश म्यूजियम कोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है एंथोनी पेनेजी। एंथोनी पेनेजी के द्वारा ब्रिटिश म्यूजियम कोड का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 474, ब्रिटिश म्यूजियम कोड में सूचीकरण के लिए कुल कितने नियमों का निर्माण किया गया था? ब्रिटिश म्यूजियम कोड में सूचीकरण के लिए कितने नियमों का निर्माण किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 91। 91 नियमों का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 475, रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1876 ईस्वी में रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 476, रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग के लेखक कौन है? रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है चार्ल्स एमी कटर, रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 477, रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉगों में नियमों की संख्या कितनी है? रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉगों में नियमों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है 205। 205 नियम रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग में हैं। क्वेश्चन नंबर 478, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग कोड का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग कोड का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो 1908 में एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग कोड का प्रकाशन किया गया था। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 1 ACCR1 का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 1 यानी ACCR1 का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 1967 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 1967 में प्रकाशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 480, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 1 का किस सम्मेलन का परिणाम माना जाता है? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 1 का किस सम्मेलन का परिणाम माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल ICPP पेरिस। क्वेश्चन नंबर 481, ISBD किस सम्मेलन का परिणाम माना जाता है? ISBD किस सम्मेलन का परिणाम माना जाता है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स कोपेनहेगन। इस सम्मेलन के जरिए ही ISBD का मार्ग प्रशस्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 482, इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स IMC कोपेनहेगन किस वर्ष आयोजित किया गया था? इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स IMC कोपेनहेगन किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1969। चलिए क्वेश्चन नंबर 483 देखेंगे।
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल ICP पेरिस किस वर्ष आयोजित किया गया था? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल ICCP पेरिस किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है 1961। ऑप्शन नंबर ए 1961 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 484, ISBDM का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? ISBDM का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर है 1974 ईस्वी में ISBD का प्रकाशन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। ISBD-G में प्रलेखों के डेटा तत्वों को मुख्य संलेख से के कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया? ISBD-G में प्रलेखों के डेटा तत्वों को मुख्य संलेख के कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 486, वास्तव में AACR2 का आधार क्या है? वास्तव में AACR2 का आधार क्या है? इसका सही आंसर है ISBD-G। ये AACR2 का आधार ISBD-G है। क्वेश्चन नंबर 487, AACR2 का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? AACR2 का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1978 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 488, AACR2 का पुनर्संशोधित संस्करण प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? AACR2 का पुनर्संशोधित संस्करण प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1998, 1988 और 2002 में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 489, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 489, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CC के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी SR रंगनाथन। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के लेखक हैं SR रंगनाथन। क्वेश्चन नंबर 490, CC का नवीनतम संस्करण कौन सा है? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का नवीनतम संस्करण कौन सा है? इसका सही आंसर है 5वां संस्करण नवीनतम है। क्वेश्चन नंबर 491, CCC का 5वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? CCC का यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का 5वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? इसका सही आंसर है 1964। 1964 में 5वां संस्करण नवीनतम संस्करण प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 492, सूचीकरण के कितने उपसूत्र होते हैं? सूचीकरण के कितने उपसूत्र होते हैं? इसका सही आंसर है 9 उपसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 9 उपसूत्र होते हैं। क्लासिफिकेशन के 9 उपसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 493, पुस्तकालय सूची की माप इंच में क्या होती है? पुस्तकालय सूची की माप इंच में क्या होती है? तो इसका आंसर है 5 इंच इंटू 3 इंच। 5 इंच इंटू 3 इंच। क्वेश्चन नंबर 494, पुस्तकालय सूची की माप सेंटीमीटर में क्या होती है? पुस्तकालय सूची की माप सेंटीमीटर में क्या होती है? इसका सही आंसर है 7.5 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए होती है। 7.5 सेंटीमीटर से 12.5 सेंटीमीटर होती है और इंच में 5 इंच से 3 इंच होती है। क्वेश्चन नंबर 495, क्वेश्चन नंबर 495, पुस्तकालय सूची की मोटाई सेंटीमीटर में क्या होती है? पुस्तकालय सूची की मोटाई सेंटीमीटर में क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.0025 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 496,
क्वेश्चन नंबर 496, पुस्तकालय सूची का कौन सा स्वरूप रियल टाइम इंटरेक्टिव रिट्रीवल सिस्टम कहलाता है? पुस्तकालय सूची का कौन सा स्वरूप रियल टाइम इंटरेक्टिव रिट्रीवल कहलाता है? इसका सही आंसर ओपेक, ऑप्शन नंबर ए ओपेक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए ओपेक। क्वेश्चन नंबर 497, मार्क 1 को कब लॉन्च किया गया था? मार्क 1 को कब लॉन्च किया गया था? तो मार्क 1 को 1966 में लॉन्च किया गया था। मार्क 1 को 1966 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 498, मार्क 2 को कब लॉन्च किया गया था? मार्क 2 को कब लॉन्च किया गया था? इसका सही आंसर है 1969, ऑप्शन नंबर डी 1969 में लॉन्च किया गया था। 1969 में। क्वेश्चन नंबर 499, मार्क 21 का उद्भव किस वर्ष हुआ था? मार्क 21 का उद्भव किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है 1999 में, ऑप्शन नंबर डी 1999 में उद्भव हुआ था। 1 को 1966 में, 2 को 3 साल बाद 1969 में और 21 का 1999 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 500। क्वेश्चन नंबर 500, मार्क 21 का निर्माण इन दोनों को मिलाकर किया गया था। तो मार्क 21 का निर्माण किन दोनों को मिलाकर किया गया था? तो इसका सही आंसर है यूएस मार्क एंड कनाडा मार्क, यानी ऑप्शन नंबर ए यूएस मार्क एंड कनाडा मार्क। क्वेश्चन नंबर 501, मार्क 21 को अनुरक्षित किया जाता है किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 501, मार्क 21 को अनुरक्षित किया जाता है किसके द्वारा? इसका सही आंसर है होगा ऑप्शन नंबर डी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एंड कनाडियन राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा। मार्क 21 को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एंड कनाडियन राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा अनुरक्षित किया जाता है, जो कि ऊपर में अभी बताए 500 में यूएस मार्क एंड कनाडा मार्क। क्वेश्चन नंबर 502, सीसीएफ के प्रथम संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? सीसीएफ का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? सीसीएफ का प्रथम प्रकाशन 1984 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हुआ था। सीसीएफ का प्रथम प्रकाशन 1984 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 503, सीसीएफ के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? सीसीएफ के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है 1988, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम हुआ था 84, फिर सेकेंड हुआ था 4 साल के बाद 1988। क्वेश्चन नंबर 504, सीसीएफ अभिलेख संरचना प्रारूप किस मानक का विशेष कार्यान्वयन है? सीसीएफ अभिलेख संरचना प्रारूप किस मानक का विशेष कार्यान्वयन है? इसका सही आंसर है ISO 2709। ISO 2709 सीसीएफ अभिलेख संरचना का प्रारूप मानक है ISO 2709। क्वेश्चन नंबर 505, आज का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन 505 नंबर, WCR2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के कितने अनुच्छेद होते हैं? WCR2 के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के कितने अनुच्छेद होते हैं? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 8 होते हैं। अनुच्छेद 8, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज तक इतना ही रहने देते हैं। अगर कोई भी व्यूअर्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। अगर ये मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।